नमस्कार मित्रों, मेरा संक्षिप्त परिचय देता हूँ। राहुल मेहता, राइट टू रिकॉल ग्रुप। और आज का वीडियो टेप जो मेरा पहला सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर वीडियो टेप था, उसके अनुसंधान में दूसरा है। कुछ सवाल आए थे, आरोप आए थे मेरे ऊपर, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ उसके जवाब देने के लिए। तो काफ़ी लोगों को बुरा लगा कि भाई मैं सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में ऐसी बातें कर रहा हूँ, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और जो एक स्टैंडर्ड आरोप होता है कि कांग्रेस का एजेंट है, वो कोई नया आरोप नहीं है। जब मैं अन्ना हजारे के खिलाफ बोलता था कि भाई ये फोर्ड फाउंडेशन का आदमी है, मल्टीनेशनल कंपनियों को लोकपाल का कानून चाहिए, यूएन को लोकपाल का कानून चाहिए, इसलिए वो लोकपाल का कानून ला रहे हैं, तभी भी लोगों ने मुझे यही कहा था कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ। अब तो सच्चाई सामने आ गई कि अन्ना हजारे कांग्रेस के एजेंट है, फोर्ड फाउंडेशन के आदमी है। खैर, तो जो लोगों ने कहा कि मुझे सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पहले मैं कहूँगा कि मैंने जितने भी स्टेटमेंट कहे, ये बताओ कि उसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा था, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आप वेरीफाई नहीं कर पाए और आपको रेडिफ पे या दूसरे न्यूज़पेपर या इंटरनेट न्यूज़पेपर पे लिंक नहीं मिला। मैंने सबसे पहले ये कहा था कि सोनिया गांधी ने कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 1999 में वाजपेयी सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। तो वो तो आपने अब वेरीफाई कर लिया होगा, आप गूगल कर लीजिए 1999 सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया, 2-4 कीवर्ड आप डालेंगे तो आपके सामने न्यूज़ ग्रुप आ जाएगा। एक स्वामी जी के अंधभक्त ने तो यहाँ तक कहा कि गूगल इज़ नॉट रिलायबल। भाई गूगल कुछ नहीं करता, गूगल आपको लिंक ला के देता है रेडिफ के, हिंदुस्तान टाइम्स के, अखबारों के। अब आपको उस अखबार पे भी भरोसा नहीं है तो सुब्रमण्यम स्वामी से पूछ लीजिए। मैंने उस व्यक्ति को कहा कि आप सुब्रमण्यम स्वामी को ट्विटर पे या फ़ोन करके पूछिए कि 1999 में उन्होंने ये बयान दिया था कि नहीं कि सोनिया गांधी सरस्वती का अवतार है या सरस्वती के समान है, सरस्वती नहीं तो दुर्गा या तो लक्ष्मी, जो भी है, कि उन्होंने सोनिया गांधी, जयललिता और मायावती को दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी कहा था। और मैं स्टेटमेंट पे ज़्यादा नहीं जाता, पॉलिटिक्स में आदमी को कभी कभी अच्छे स्टेटमेंट बोल देने पड़ते हैं, चलो बोल दिया तो बोल दिया। पर उन्होंने वाजपेयी सरकार को गिराया, कोशिश की गिराने की, और उसके लिए सारे प्रयत्न किए, और उन्होंने सोनिया गांधी को इस तरह से प्रधानमंत्री बनने में मदद की। ये साफ साफ दिख रहा है उनके प्रयत्नों से 1999 में। और उन्होंने जयललिता ने पहले वाजपेयी को समर्थन दिया था। जयललिता ने कहा नहीं, मैं वाजपेयी का समर्थन चालू रखूंगी। तो उन्होंने तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता के खिलाफ तमिलनाडु हाईकोर्ट में बीसीओ केस फाइल कर दिए। सच्चे होंगे, भ्रष्टाचारिणी तो है जयललिता, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का मोटिव देखना चाहिए कि जैसे ही जयललिता ने सपोर्ट वापस खींचा, सुब्रमण्यम स्वामी ने सारे केस रफा दफा कर दिए। मतलब सुब्रमण्यम स्वामी का उद्देश्य ये नहीं था कि वो जयललिता का भ्रष्टाचार के लिए उसे सजा दिलाना चाहते थे। उन्होंने जयललिता के खिलाफ सारे केस फाइल किए, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने भी उस पर एक्शन लिया, जयललिता को पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया, उसे 2-3 दिन जेल में रहना पड़ा, बाद में बेल मिल गई। पर जैसे ही जयललिता ने वाजपेयी गवर्नमेंट का सपोर्ट वापस खींचा, तुरंत ही सुब्रमण्यम स्वामी ने केस रफा दफे करने शुरू किए। वो केस में अटेंडेंस भी आजकल नहीं देते, 13 साल से 15 साल से वो केस चल रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और हाईकोर्ट के जजों ने भी वो केस न्यूट्रल में गियर में डाल दिए या रिवर्स में डाल दिए। मतलब जो केस सीधा 4th गियर में चल रहे थे, जयललिता को 3-4 दिन जेल में रहना पड़ा, और वो सारे केस का आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि वाजपेयी सरकार गिराना ये उनका मकसद था। तो अब सवाल आता है कि जो आदमी वाजपेयी सरकार को गिराता हो और वो भी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने में मदद करता हो, उस आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई मैं भी कोई वाजपेयी का बहुत बड़ा समर्थक नहीं रहा हूँ, बहुत बड़ा विरोधी हूँ कि वाजपेयी ने बांग्लादेशियों की समस्या कम करने के लिए कुछ नहीं किया। वाजपेयी ने राम मंदिर जन्मभूमि पे वो सोते रहे, यहाँ तक कि वाजपेयी 1993 में जब उनकी 13 दिन की सरकार आई, एग्जैक्ट ईयर में भूल गया, जब उनकी 13 दिन की सरकार आई, तब वाजपेयी अहमदाबाद के एमपी थे और उन्होंने अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने का प्रपोजल जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पड़ा था,
वो पास नहीं किया। अहमदाबाद का नाम कर्णावती होना चाहिए, ये मेरा मानना है। मेरे मैनिफेस्टो में भी मैंने ये डिमांड रखी है, और वो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वो रेजोल्यूशन पास किया था 1991 में। राज्य सरकार ने भी इसको स्वीकृति दे दी थी 1992 के आसपास। केंद्र सरकार के फाइल में पड़ा था, और वाजपेयी की 13 दिन की सरकार में वो चाहते तो उसको स्वीकृति दे सकते थे, क्योंकि इसमें पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए, सिर्फ कैबिनेट की परमिशन चाहिए, और वाजपेयी ने नहीं किया। यानी मैं वाजपेयी का बहुत बड़ा विरोधी हूँ बहुत सारे कारणों से। पर मैं जब उन्होंने पोखरण का धमाका किया तो मैंने कहा कि भाई 1-2 साल 3 साल तक तो वाजपेयी को समर्थन देना ही चाहिए, क्योंकि जो काम सितंबर 1984 से रुका था, पोखरण 2 की सारी तैयारियां सितंबर 1984 में हो चुकी थी इंदिरा गांधी देवी इंदिरा अम्मा के आदेश पे, और काम शुरू हुआ था 1981 में, और सितंबर 84 में सारी तैयारियां हो चुकी थी, और धमाका भी हो जाता सितंबर 84 में। बस देवी अम्मा का ये प्लान था कि धमाका दिसंबर में करेंगे, दिसंबर 1984 में पोखरण 2 होगा, और उसके बाद फरवरी 1985 में इलेक्शन आएगा तो थोड़ा उनको इलेक्शन में एडवांटेज मिलेगा। उसकी वजह से उन्होंने योजना को कैंसिल नहीं किया था, 3-4 महीने पीछे किया था, और उसमें उनकी हत्या हो गई। तो मैंने 1998 में जब वाजपेयी ने पोखरण का धमाका किया 1997-98 में, तब मैंने कहा कि भाई अब हर एक आदमी को 2-3 साल को वाजपेयी को समर्थन देना चाहिए, और उसी वक्त सुब्रमण्यम स्वामी ने वाजपेयी का विरोध तीव्र कर दिया। तो इसमें अमेरिका के मंसूबे को पूरे कर रहे थे। अमेरिका को किसी भी हाल में वाजपेयी की सरकार को गिराना था, सबक सिखाना था कि हमने मना किया कि पोखरण 2 मत करना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पोखरण 2 करने की। तो ये स्पष्ट हुई। उसके बाद जब सरकार गिरी तब सुब्रमण्यम स्वामी का ये निवेदन था, आप गूगल कीजिए, मैं कीवर्ड देता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी 1999 आरएसएस कम्युनल। जब वाजपेयी की सरकार गिरी तो उन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी और कहा था कि ये कम्युनल गवर्नमेंट है, फासिस्ट गवर्नमेंट है। उन्होंने आरएसएस को भी कहा था कि ये कम्युनल संगठन है, फासिस्ट संगठन है, और इस तरह की उटपटांग बातें की थी। और 2001 में उनका ही स्टेटमेंट है, आप फिर से गूगल कीजिए, 2001 सुब्रमण्यम स्वामी वीएचपी और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या एनएसए, 3-4 बार आप कीवर्ड करेंगे तो आ जाएगा कि 2001 में उन्होंने ये मांग रखी थी कि विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट किया जाए। यानी वो ऐसा कानून है कि आदमी उसमें अरेस्ट हो जाए तो 5-5 साल तक उसे बेल नहीं मिलती। और वीएचपी को बैन करने की बात कही थी, विश्व हिंदू परिषद को बैन करने की बात कही थी। अब ऐसे आरोप मैंने जिंदगी में कभी नहीं किए। कोई एक आध वीएचपी का आदमी गलत है तो मैं कहूँगा उसे जेल में बंद कर दो, पर वीएचपी को बैन करना, आरएसएस को बैन करना, मैंने कभी इस तरह की मांग नहीं रखी। और ये मांग सारी सुब्रमण्यम स्वामी ने रखी थी, तो कांग्रेस का एजेंट आपको उसे बोलना चाहिए, मुझे नहीं। खैर, अब बात आती है आज की। तो आज ये सुब्रमण्यम स्वामी ने जो दिखावा करने के लिए मोर्चा खोला, मैं दिखावा बोलता हूँ, सिर्फ वो दिखावा कर रहे हैं। और उसके पीछे भी मैं मैथमेटिक्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो सोनिया गांधी के खिलाफ जो फॉल्स एफिडेविट का केस था, उसमें उन्होंने सोनिया गांधी को फायदा पहुंचा दिया। कैसे कि उन्होंने केस फाइल कर दिया, यानी जो दूसरे लोग केस फाइलने गए, कोर्ट ने उनके सारे केस रिजेक्ट कर दिए कि ऑलरेडी एक केस चल रहा है, दूसरा केस एडमिट नहीं होगा। यानी जो सचमुच सोनिया गांधी को जेल पहुंचाना चाहते थे या 6 साल के लिए बैन कराना चाहते थे, उनके केस खारिज कर दिए कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के केस को ढाल बना के। और अंत में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई सजा की मांग नहीं की। वो तो सबको पता था कि सोनिया गांधी कैम्ब्रिज की डिग्री नहीं है उनके पास, उसमें नई बात कौन सी गई। जो लोग थोड़े बहुत मतलब जानकार सर्कल से थे, उनको पता था कि भाई सोनिया गांधी है, वो उस कॉलेज में कभी पढ़ी नहीं है जहाँ राजीव गांधी पढ़े थे। तो वो जब एफिडेविट में फाइनली सोनिया गांधी ने कुछ माफी मांग ली या बोला कि भाई ये टाइपिंग एरर था, ऐसा कुछ उनका स्टेटमेंट आया, तो उस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी जज साहब को बोल सकते थे कि भाई ये टाइपिंग एरर की बात को, तर्क को खारिज किया जाए, और एफिडेविट पे आदमी ने झूठ बोला है, इसलिए 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। वैसे शायद ही कभी सजा हुई हो किसी को, लेकिन ये तो हुआ ही है कि 6 साल के लिए आदमी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध डाला जाए। ये हुआ, इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। इंदिरा गांधी के साथ तो 1975 में जो जगमोहन लाल सिन्हा ने एकदम बकवास जजमेंट दिया था, वो सीआईए का पैसा मिल गया होगा उसको, कि उसमें इंदिरा गांधी की कोई गलती थी ही नहीं। देवी इंदिरा अम्मा के सेक्रेटरी यशपाल कपूर
वो IAS अधिकारी थे, इसलिए वो इलेक्शन एजेंट नहीं बन सकते। तो उन्होंने देवी अम्मा को कहा कि मैं आपका इलेक्शन एजेंट बनना चाहता हूं। तो देवी अम्मा ने कहा ठीक है, आप रिजाइन कर दो, रिजाइन करने के बाद इलेक्शन एजेंट बन जाओ। तो यशपाल कपूर ने रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद उसने पर्सनल डिपार्टमेंट, जो कि ये सारा रेजिग्नेशन का काम संभालता है, उनसे बात कर ली। पर्सनल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने ओरल अप्रूवल दे दिया रेजिग्नेशन का, और उन्होंने इलेक्शन एजेंट का फॉर्म भर दिया। टेक्निकल गलती यही हो गई कि रिटर्न कंफर्मेशन जो होता है रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस का, वो इलेक्शन एजेंट बनने के 3-4 दिन बाद आया। मतलब यशपाल कपूर की ओर से कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, उनको रेजिग्नेशन का ओरल कंफर्मेशन मिल गया। रिटर्न कंफर्मेशन 3-4 दिन बाद आया, यानी वो 3-4 दिन जो इलेक्शन एजेंट रहे वो गैर कानूनी था। वो भी गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि कानून में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि ऑर्डर राइटिंग में होना चाहिए। रिटर्न ऑर्डर इज ऑल्सो एन ऑर्डर, रिटर्न अप्रूवल इज ऑल्सो एन अप्रूवल, रिटर्न ऑर्डर इज ऑल्सो एन ऑर्डर, ओरल ऑर्डर इज ऑल्सो एन ऑर्डर। ऐसा कहीं नहीं है कि सब कुछ राइटिंग में ही होना चाहिए। ओरल ऑर्डर में यही होता है कि प्रूफ करने की जिम्मेदारी दूसरे आदमी की होती है। पर यहाँ पे तो जो पर्सनल डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी था, उसने अदालत में आके स्टेटमेंट दे दिया कि मैंने ओरल कंफर्मेशन दे दिया था। और इसमें यदि गलती थी तो भी यशपाल कपूर की थी। तो यशपाल कपूर ने अदालत में कहा कि यदि इसमें गलती है तो मेरी गलती है, जो सजा करनी है मुझे करो। और कानून में एक सामान्य सिद्धांत है कि यदि किसी कृत्य से, यदि किसी काम से मेरा कोई फायदा ना होने वाला हो, मेरा कोई क्राइम करने का इंटेंशन ना हो, मुझे पता भी ना हो कि ये काम है वो गलत हुआ है, तो वो क्राइम नहीं माना जाना चाहिए। उसे सिर्फ एक अपकृत्य यानी कि ऐसा कृत्य जो कि गलत है, ऐसा मानना चाहिए, उसे क्राइम नहीं मानना चाहिए। यानी देवी अम्मा इंदिरा को बेनिफिट ऑफ डाउट देने के पूरे इसमें जरूरत थी। लेकिन जो जगमोहन लाल सिन्हा थे, उसने 4 डिजिट का IQ जो बोलते हैं ना, डोट डाया, गुजराती में बोलते हैं डोट डाया, 4 डिजिट का IQ था। उन्होंने ये बोला कि नहीं, इसमें जगमोहन लाल सिन्हा का जो रेजिग्नेशन ओरल एक्सेप्टेंस है मैं अप्रूव नहीं करूंगा, और वो 3 दिन इलेक्शन एजेंट रहे वो गैर कानूनी है, इसलिए सजा मैं सीधे इंदिरा गांधी को दूंगा और 6 साल के लिए मैं उन्हें डिस्क्वालीफाई करता हूं कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो उनका MP पद भी खारिज किया जाएगा, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर की तरह भी नहीं रह सकते। तो एक टेक्निकल गलती के आधार पे देवी इंदिरा अम्मा को इतनी बड़ी सजा। और उस समय सुब्रमण्यम स्वामी ने इस जजमेंट की बहुत तारीफ की थी। असल में ये बकवास जजमेंट था। CIA हर हाल में देवी अम्मा इंदिरा को गिराना चाहता था। क्यों? क्योंकि देवी अम्मा इंदिरा ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पोखरान 1 किया, भारत की सेना को मजबूत करने के प्रयत्न शुरू कर दिए थे, इसलिए अमेरिका इंदिरा जी को गिराना चाहता था। और यहाँ पे उसके 20-25 साल बाद राजमाता सोनिया गांधी एफिडेविट पे एकदम झूठ बोलती है, सरासर झूठ बोलती है, कोई टेक्निकल एरर नहीं है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने उनको 6 साल के लिए उनके इलेक्शन लड़ने से बैन रखने की कोई मांग नहीं की। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस रफा दफा किया, कुछ अटपटांग डायलॉग बोले उन्होंने कि पुराना केस है, तो सुब्रमण्यम स्वामी उसको रिजेक्ट कर सकते थे कि भाई केस का पुराना है। अदालत में तो 30-30 साल तक केस चलते ही है, तो सिर्फ 5 साल पुराना केस है, पुराना कैसे हुआ? और यदि जजमेंट गलत था तो एक आम आदमी के पास ऑप्शन है कि यदि जज कोई गलत जजमेंट देता है तो वो MP को कागज लिखे कि इस जज को इम्पीच करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट का प्रोविजन है कि यदि जज कोई गलत जजमेंट देता है तो नागरिक का कर्तव्य है, नागरिक का हक है कि वो अपने सांसद को कहे कि इस जज के इम्पीचमेंट की कार्यवाही शुरू की जाए। तो ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, बस वो माफी आ गई, माफी लेके उन्होंने केस रफा दफा कर दिया। अभी भी उनके पास ऑप्शन है, वो कापड़िया की कोर्ट में जा सकते हैं। उनके कहने के अनुसार कापड़िया बहुत ईमानदार आदमी है, तो जाओ कापड़िया की कोर्ट में केस रीओपन कराओ। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पावर है केस रीओपन कराने का। सोनिया गांधी का फॉल्स एफिडेविट का केस रीओपन कराओ और दिला दो उनको सजा कि 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। पर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने ये 2G में इतने ढोल नगाड़े बजाए, अंत में हासिल क्या किया? तो राजा को जेल की सजा हुई, बाकी तो सब जेल के बाहर निकल के रहे 1-8 साल जेल में। और राजा को जेल की सजा हुई, इसमें फायदा तो कांग्रेस को हो गया। जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है वो कांग्रेस के हाथ में आ गई, तो जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री का भ्रष्टाचार का पैसा DMK को मिलता था वो कांग्रेस को मिलने लगा, तो इसमें तो राजमाता का फायदा हो गया।
यानी वो दिखावा कर रहे हैं कि वो राजमाता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। अदालत के अंदर तो उन्होंने अभी तक सोनिया गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया भ्रष्टाचार का, और ऊपर से टेलीकॉम मिनिस्ट्री उनकी जल्ले में, उनके थैले में डाल के उनको फायदा पहुंचा दिया।